Hello students, today we are going to study unicellular and multicellular। आज हम लोग जानेंगे कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में बांटा गया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे, यूनि स्टैंड फॉर सिंगल and cellular stand for cell. Many organisms such as bacteria, protozoa. In protozoa, amoeba, parameciums, chlamydomonas and yeast consist of single cells called unicellular organisms. ऐसे सेल्स जो सिंगल सेल के बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल के बने होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। लाइक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोआ में अमीबा आते हैं, पैरामेशियम्स आते हैं, क्लाइमोडोमोनास आते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोटोजोआ में आते हैं। एंड ईस्ट, ये सारे कंसिस्ट होते हैं सिंगल सेल से, इसीलिए ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी स्टैंड फॉर मोर देन वन एंड सेलुलर स्टैंड फॉर सेल। मल्टी से आप समझ ही रहे हैं, एक से ज़्यादा, मोर देन वन, सेलुलर स्टैंड फॉर सेल। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग एंड सम अदर एनिमल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मोर देन वन सेल से बने होते हैं, मोर देन वन सेल से, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ सेल से बने होते हैं, यानी उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लार्ज नंबर ऑफ सेल से हुआ है, जैसे कि ह्यूमन बींग एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। सम अदर एनिमल्स लाइक काउ, हॉर्स एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बने होते हैं। नेक्स्ट, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन, पेज नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सेल की खोज किसने की और कैसे की। Cells were discovered in 1665 by English botanist Robert Hooke. He used a primitive microscope to observe cells in a cork slice. मैंने पिछले वीडियो में बताया था सेल्स के बारे में कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। तो सेल को डिस्कवर इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 को। तो रॉबर्ट हुक ने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में कॉर्क स्लाइस में सेल को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में सेल को देखा था। नेक्स्ट है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, मतलब सेल को लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। तो cells are called the structural and functional unit of life because all the living organisms are made up of cells and also so all the functions taking place inside the body of organisms are performed by cells. सेल को structural and functional unit of life इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी फंक्शंस क्रिएट होते हैं वो सेल के थ्रू होते हैं। जो भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं सेल के थ्रू होते हैं। लाइक आप मल्टी सेलुलर में ही देख लो, ह्यूमन बींग्स में ही देख लो कि हार्ट में ब्लड का पंप होना, स्टोमक में फूड का डाइजेशन होना, ये सब सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस सेल के थ्रू ही होते हैं। नेक्स्ट, what is a cell made of what is the structural organization of a cell। सेल किससे बनी होती है और सेल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। तो मेनली सेल जो होते हैं, थ्री फीचर्स, सेल में जो थ्री फीचर्स मोस्टली सेम होते हैं। द थ्री फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इन सेम।
लगभग 3 फीचर्स जो होते हैं जितने भी सेल है उसमें सेम होते हैं। जैसे कि 1 नंबर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑब्लिक सेल वॉल, सेकंड नंबर न्यूक्लियस एंड थर्ड नंबर साइटोप्लाज्म। ये तीनों जो हैं, ये तीनों फीचर्स जो हैं लगभग सारे सेल में सेम होते हैं। तो हम फर्स्ट नंबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल that allow permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. It is also called selectively permeable membrane. It helps in diffusion and osmosis. जैसे कि यह एक सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होते हैं। इसका आउटर पार्ट जो है, आउटर पार्ट यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आउटर पार्ट यानी कवरिंग पार्ट, सेल का कवरिंग पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी मटेरियल्स को सेल के अंदर जाने के लिए परमिशन देता है, अलाउ करता है। ठीक है, और कौन से मटेरियल सेल से बाहर जाए इसको भी परमिशन देता है कि ये मटेरियल सेल्स के लिए ज़रूरी नहीं है, तो इसे आउटसाइड एरिया में भेज दिया जाता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसलिए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं क्योंकि ये सिलेक्ट करते हैं मटेरियल को कि ये मटेरियल सेल्स के लिए ज़रूरी है या नहीं है। इट हेल्प्स इन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। और ये जो प्रोसेस होता है 2 तरह से होता है, एक डिफ्यूज़न के थ्रू, एक ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हमने मटेरियल के बारे में बताया, तो वो मटेरियल्स कुछ भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट होते हैं, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट होते हैं तो वो किसके थ्रू होते हैं, तो ये 2 प्रोसेस है। जैसे डिफ्यूज़न मैंने बताया, एक ऑस्मोसिस, यानी इसी दोनों के द्वारा सेल में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो हम डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ेंगे। सम सबस्टेंस सच एज CO2, ऑक्सीजन, वाटर can move across the plasma membrane through the process called diffusion. कुछ सब्सटेंसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर पहुंचते हैं तो इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। Thus, diffusion is the spontaneous movement of molecules from a region of high concentration to a region of lower concentration until uniform concentration is finally achieved. ये जो होते हैं डिफ्यूज़न, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होते हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है किस रीजन में, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। अगर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन में हैं तो वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, तो यही होता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न इज़ अ फास्टर इन अ गैसियस फेज दैन इट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। लिक्विड, गैस और सॉलिड में देखा जाए तो गैसियस फेज में ये ज़्यादा फास्टर होते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस। समटाइम्स सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स। तो ऐसे ही कुछ इसी प्रकार की जो प्रक्रिया होती है सेल में भी होती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे। जैसे कि मैंने एक बीकर लिया, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं।
सपोज कि ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इसका कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड करेंगे। तो ये हाई कंसंट्रेशन है तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। जैसे ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे, मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। मैं और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आप किसी बंद कमरे में जाएं या खाली कमरे में जाएं और वहाँ पे आप एक अगरबत्ती जला दें, तो अगरबत्ती का जो धुआं निकलता है पहले वो हायर कंसंट्रेशन में होता है, फिर वो धुआं धीरे धीरे उस रूम में फैलने लगता है। तो जैसे वो फैलता है तो वो लोअर कंसंट्रेशन हो जाता है। जस्ट लाइक वैसे ही मैंने एक बीकर में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। तो मैंने एक जगह रखा उस मॉलिक्यूल्स को, तो अभी मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है, तो वो धीरे धीरे फैलेंगे तो लोअर कंसंट्रेशन हो जाएंगे। तो मैंने यही आपको बताया कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना ये डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। अब नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। वाटर ऑल्सो फ्लो द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है। यहाँ पे वाटर भी जो होते हैं वो डिफ्यूजन के लॉ के थ्रू बिहेव करते हैं, जस्ट लाइक डिफ्यूजन के तरह ही बिहेव करते हैं। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जस्ट लाइक हमने बताया भी कि ये जो बिहेव करते हैं ऑस्मोसिस वो डिफ्यूजन की तरह ही करते हैं, बट इसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और हमने जो डिफ्यूजन बताया उसमें गैसियस के बारे में बताया था। मैंने गैसेस इसलिए बताया था कि लिक्विड, सॉलिड और गैस में सबसे ज़्यादा फास्टर गैस में होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, और ऑस्मोसिस प्रोसेस में वाटर में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और आप ये भी बोल सकते हैं इट इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका जो मूवमेंट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है, यानी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, ठीक है। इसे ही हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। सपोज डैट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब वाटर का जो मूवमेंट होता है तो वाटर में पहले से जो घुला हुआ है, पहले से जो डिज़ोल्व जो ये हैं मैटर्स हैं उसके कारण भी इफ़ेक्ट डालता है। तो इस प्रकार जो ये ऑस्मोसिस है ऑस्मोसिस में जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यही होता है ऑस्मोसिस। अब है व्हाट विल हैपन इफ़ यू पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट इन वाटर, ठीक है। तो यदि हम किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल को शुगर सॉल्यूशन में एंड साल्ट सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा। तो इसके लिए मोस्टली 3 कंडीशंस हैं। तो 3 कंडीशंस में हम यहाँ देखेंगे कि क्या होगा। तो वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। तो वो 3 थिंग्स है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन तीनों को समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। मेरी यही कामना है कि आप सफल रहें।
ठीक है, तब तक के लिए बाय।